नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के सप्तम सप्ताह में आपका स्वागत है। सप्तम सप्ताह का यह द्वितीय व्याख्यान है और संधि विषयक पाठ्यक्रम में यह 34वां व्याख्यान है। तो लेक्चर नंबर 34 जिसपे आज हम पूर्व सवर्ण, छत्व और अनुस्वार को लेकर चर्चा करेंगे। सुनने में यह 3 संधियां लग सकती हैं, परंतु अगर ऐसे देखें तो यह तीनों संधियां अत्यंत सरल हैं और इनके बहुत अधिक गूढ़ अध्ययन में हम नहीं जाएंगे, पर सामस्त्येन जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो ये संधियां अत्यंत हमको सरल दिखेंगी। तो अगर हम स्लाइड पे ध्यान दें तो हम देखेंगे कि आज हम झयो होन्य तरस्याम सूत्र को देखेंगे, इसके बाद षष्ठोटी को देखेंगे, इसके बाद मोनुस्वार को देखेंगे। तो वस्तुतः झयोन्य तरस्याम पूर्व सवर्ण के लिए, षष्ठोटी छत्व के लिए और मोनुस्वार अनुस्वार के लिए, अर्थात आज हम 3 सूत्र देखेंगे और वो तीनों सूत्र अलग अलग संधियों को लेकर के चर्चा करते हैं। तो अब सबसे पहली संधि जो हम आज देखेंगे पूर्व सवर्ण, उसके विषय को लेकर चर्चा करते हैं। पूर्व सवर्ण संधि विधायक सूत्र अगर हम देखें तो वो सूत्र है झयो होन्य तरस्याम। ये कई बार बात हम पहले भी कर चुके हैं कि विभाषा वा अन्य तरस्याम यदि आ जाता है किसी भी सूत्र में तो वह सूत्र वैकल्पिक होता है। तो सबसे पहला विषय झयो होन्य तरस्याम, बिना स्लाइड देखे बिना कुछ देखे अगर कोई कहे कि झयो होन्य तरस्याम के विषय में क्या जानते हैं, तो जैसे आपने सुना झयो होन्य तरस्याम, अन्य तरस्याम आपने सुन लिया, तो आप समझ जाएंगे कि अन्य तरस्याम का अर्थ हुआ विकल्प, अर्थात झयो होन्य तरस्याम एक वैकल्पिक विधान करने वाला सूत्र है, यानी एक वैकल्पिक सूत्र है, वैकल्पिक विधान नहीं, विकल्प विधान करने वाला सूत्र है, वैकल्पिक सूत्र है, ये प्रयोग शुद्ध है। तो झयो होन्य तरस्याम के विषय में कोई अगर कहे तो सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह एक विकल्प सूत्र है, अर्थात इसके द्वारा प्राप्त जो विधान है वह विकल्प से है। हम उसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अस्तु, इसी प्रकार से वा आ जाए या विभाषा आ जाए, जैसे हेम अपरे वा, तो वा से पता चल जाएगा कि यह एक विकल्प सूत्र है। अस्तु, अब आते हैं स्लाइड पे वापस ध्यान देने के लिए। तो झयो होन्य तरस्याम अगर हम अनुवर्तन पे ध्यान दें तो क्या बनता है ये, तो वही 2 शर्तें, सरल शब्दों में कहें तो 2 शर्तें, स्थानीय निमित्त 2 शर्तें लोक व्यवहार के अनुसार, तो वही 2 शर्तें, स्थानीय और निमित्त का विषय। अच्छा, तो झय स्थानीय है, ह निमित्त है और पूर्व सवर्ण आदेश है। अर्थात सूत्र क्या कहता है सरल शब्दों में कि अगर पदांत में झय वर्ण आ जाए, झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, जैसे अज, तो अज में जो ज है झय में आता है, जब है गणदश, जब गणदश ज आ गया। अस्तु, तो झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, जैसा कि अज में ज, झय प्रत्याहार का वर्ण पहली शर्त पूरी हो गई। उसका बाद ह आ जाए, अर्थात झयो होन्य तरस्याम ह को लेकर बात करता है, यहाँ पे निमित्त में परिवर्तन हो रहा है। जैसा हमने स्वर संधि के प्रसंग में देखा था कि स्थानीय परिवर्तन, निमित्त परिवर्तन, स्थानीय निमित्त उभय परिवर्तन, या स्थानीय में विलीन हो जाना या निमित्त में विलीन हो जाना इत्यादि इत्यादि जो विषय था, तो यहाँ पर निमित्त में परिवर्तन हो जा रहा है। अस्तु, तो ये सूत्र क्या कहता है कि झय के बाद अगर ह आ जाए, झय के बाद अगर ह आ जाए तो 2 शर्तें हो गई, एक तरफ झय आना चाहिए, दूसरी तरफ ह आना चाहिए। तो झय और ह दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो क्या होगा, ह का पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पूर्व सवर्ण का अर्थ क्या हुआ कि पूर्व का सवर्ण हो जाएगा, यानी ये जो ह है ये अपने से पहले का, अब यहां पर देखिए ह जो है ये अपने पहले का सवर्ण हो जाएगा, यानी जो आदेश आएगा वो उसके पूर्व में जो आएगा उसके अनुसार का आदेश होगा। जैसा कि हमने इससे पहले परसवर्ण देखा था, तोरली के प्रसंग में देखा था कि विद्वान लय है विद्वान लय है, या तल दय है तल लय है, ऐसा बना था। तो वहां पे जो त था वो ल के अनुसार बदल गया था, क्योंकि ल बाद में था, ल पर में था, तो पर का सवर्ण तो त ल का सवर्ण होगा, ल हो गया तो तल लय बन गया। अब यहाँ पर ह
पूर्व सवर्ण बनेगा, क्योंकि ह तो खुद बाद में है। पहले कौन है? ज है, अजहीनम। अब फिर से स्लाइड पे देखिए, अजहीनम, इसको देखा, अब सुनते हैं अजहीनम। तो ये जो अजहीनम है, यहां पे हीनम ह पर में है, पूर्व में कौन है? ज, और पूर्व में ज के होने के कारण उस ज के अनुसार ह भी बदल जाएगा, अर्थात ह में जो बदलाव होगा वो पूर्व पहले का सवर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, अब यहां पर देखते हैं। ह का उच्चारण साम्य के आधार पर, स्थानकृत साम्य के आधार पर सर्वाधिक उसका साम्य चतुर्थ वर्ण के साथ होगा। क्यों? इस विषय को हम प्रथम सप्ताह में देख चुके हैं। अब यहां वापस आते हैं, अजहीनम। तो ये जो ह है यह चतुर्थ वर्ण में बदल जाएगा, यानी ह जो है झ में बदल जाएगा। झ में क्यों? क्योंकि पूर्व सवर्ण होना है, पूर्व के अनुसार बदलना है। तो पूर्व में चूंकि ज है अर्थात च वर्ग है, तो इसी च वर्ग का चतुर्थ झ हो जाएगा, तो अझीनम बन जाएगा। पुनः स्लाइड में देखिए, 1 2, झ के बाद ह, झ के बाद ह, तो फिर क्या होगा? ह को पूर्व सवर्ण, ह को पूर्व सवर्ण हो गया, तो ह को हो गया चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण यानी यहाँ पे झ, झ हो गया। इसी प्रकार से वाकहीनम, वागहीनम अगर हम ऐसा बनाते हैं तो वाकहीनम, पहले तो जस्ट होकर वागहीनम बन जाएगा। अब वागहीनम मिल गया तो ह का क्या होगा? चतुर्थ वर्ण, अर्थात वागहीनम बन जाएगा। जैसा कि अभ्यास के स्लाइड में देखिए, यहाँ पे वाघ हरि ही है, तो वाघ हरि ही। अब वाघ देखिए, वाघ में जो ग है वो जह प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। कैसे? जभय गड़दश, जब ग, जब गडदश, तो ग आ गया, अर्थात झ के बाद ह आ गया, झ के बाद ह आ गया, तो ह का क्या हो जाएगा? ह का हो जाएगा पूर्व सवर्ण, अर्थात ग का चौथा, यानी ग जो क वर्ग में है उसका वर्ग का चौथा, तो वाघ घर ही बन जाएगा। अब चूंकि ये अन्यतरस्याम विकल्प सूत्र है, इसलिए वाघ घर ही और वाघ हरि ही दोनों रूप बनेगा। इसी प्रकार से अच हलऊ, अच हलऊ, ह को झ हो जाएगा तो अझलऊ, और चूंकि विकल्प है झलऊ और अछलऊ दोनों बन जाएगा। मधुलिट हसती तो मधुलिट ढसती या मधुलिट हसती दोनों बन जाएगा। इस प्रकार से तृष्टुप ही तो तृष्टुप भी, ह को भ हो गया, ब का चौथा हो गया तो प फ ब भ, तृष्टुप भी तृष्टुप ही। इस प्रकार से सोमशुद्ध हसती तो सोमशुद्ध हसती यह बन जाएगा। श्वलिट हसती तो श्वलिट हसती या श्वलिट हसती दोनों रूप बन जाएंगे। यहां तक कि कृतद्धित समासाश्च जो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, अर्थात जैसे ही आप लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी में अर्थात कौमुदी में आप संधि प्रकरण को समाप्त करते हैं और सुबंध प्रकरण को प्रारंभ करते हैं, तो अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकों के साथ कृतद्धित समासाश्च सूत्र आ जाता है। तो ये जो कृतद्धित है या यह जो तद्धित प्रकरण है, तो तद्धित यह स्वयं इसका उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तद्धितम, तद्धितम पूर्व स्वर्ण हो गया, तो तद्धितम, तो द होने के कारण ह का क्या हो गया? चौथा वर्ण, चौथा वर्ण में क्या होगा? तो त थ द ध, तो बनेगा ध, ध होकर बन गया तद्धित, अर्थात तद्धित में भी पूर्व सवर्ण संधि है। किस सूत्र से? तो झयो होन्यतरस्याम सूत्र से, और चूंकि विकल्प है तो तद्धित और तद्धित दोनों बनेगा। लेकिन यह परंपरा है कि परिनिष्ठित रूप का प्रयोग करते हैं, तो तद्धित वाघ्रि अझलऊ यही प्रयोग करना श्रेयस्कर है। और इसी को बताने के लिए तद्धित शब्द का उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। कहीं भी आप तद्धित तद्धित नहीं देखेंगे, तद्धित अर्थात परिनिष्ठित रूप जितना हो जाए उतना बेहतर है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अब अगर हम उसको लोक में समझने का प्रयास करें तो लोक में कैसे समझेंगे हम? लोक में अगर देखें तो जितना ज्यादा हमको शुद्ध सामान मिले हमारे लिए उतना अच्छा है। तो मान लीजिए हमको चावल मिल रहा है 60 रुपए किलो, अब भाई सेम चावल 60 रुपए में एक जगह थोड़ा गंदा है, और भाई सेम 60 रुपए का दूसरा जो चावल है वो थोड़ा साफ है, हम साफ लेंगे। क्यों गंदा लें हम, जब हमको साफ मिल गया। तो यहाँ गंदा सा तात्पर्य नहीं है, यहाँ पे तात्पर्य कि जितना ज्यादा साफ मिलता रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। उसी प्रकार से जितना अधिक परिनिष्ठित रूप प्राप्त होता रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। अस्तु, तो इस प्रकार से
झय हुन तरस्याम सूत्र क्या कहता है सार रूप में कि झय के बाद ह आ जाए, झय के बाद अगर ह आ जाए तो स का पूर्व स्वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ह के कारण, उच्चारण स्थान साम्य के कारण या स्थान साम्य के कारण ह चतुर्थ वर्ण में बदलता है, यानी पूर्व में जो भी वर्ण होगा उसके वर्ग का चतुर्थ। जैसे वागहीनम तो वाग्हीनम, तदहरि तद्धरि, तद्धित तद्धित, जैसा कि हमने अभी अभ्यास की स्लाइड में भी देखा है। तो इस प्रकार से जो पूर्व सवर्ण संधि है झय हुन तरस्याम के द्वारा प्राप्त वह संपन्न होती है। अब इसके बाद हम छत्व संधि, जैसा कि प्रारंभ में हमने बात की है, छत्व संधि उसको लेकर बात करेंगे। तो ये क्या है? षष्ठोटी। वस्तुतः आज का जो व्याख्यान है वह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के जो सूत्र, इस प्रकार के जो सूत्रों के द्वारा प्राप्त प्रयोग हैं, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। तो पूर्व स्वर्ण को पढ़ने के बाद अब आते हैं छत्व पे। षष्ठोटी, तो ये सूत्र क्या कहता है? अनुवर्तन के साथ अगर अर्थ हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि झय के बाद श और उसके पश्चात अगर अट आ जाए, यानी यहाँ पर अगर सामान्य शब्दों में समझें तो प्रत्येक संधि में आमतौर पर हमको 2 शर्तें मिलती हैं, पर यहाँ पर 3 शर्तें हैं। क्या क्या? झय आना चाहिए, श आना चाहिए, अट आना चाहिए। तो अगर झय के बाद श आ जाए, झय के बाद श आ जाए, उसके बाद अगर अट आ जाए, उसके बाद अगर अट आ जाए, तो क्या होगा? इस श को छ आदेश कर देंगे, और चूंकि छ बनाने वाला सूत्र है इसलिए इसका नाम हो गया छत्व संधि। जैसे कि हमने बात की थी, ष्टुत्व, शुत्व, जष्त्व, यहाँ पे छत्व, छ बनाने वाला या छ विधान करने वाला या छ आदेश होने वाला, छत्व संधि। अस्तु, तो क्या हुआ? 3 शर्तें, झय श अट। अब झय श अट यहाँ पे कैसे आएगा? तज में जो ज है वो झय में आता है। अब शिवह में जो शिवह जो है, शिवह में जो शी है, श प्लस ई आ गया। अब देखिए स्लाइड पे, झय ज आ गया, शिवह में जो शी है यहां पर क्या है? यहां पर श और ई है, तो श का क्या हो जाएगा? छ हो गया, छ बन जाएगा तच्छिवः। अब इसी प्रकार से एतत् शिवः, तो एतत् शिवः बन जाएगा। एतत् शकारः, एतत् छकारः, तच् शकारः, तच्छकारः, ऐसा बन जाएगा। खैर, तो यहां पर अब अभ्यास में अगर हम देखें तो वाक शुद्धि ही। अब यहां पर देखिए वाक जो है वो झय में आता है, उसके बाद शुद्धि ही। अब देखिए वाक शुद्धि ही, तो क श उ, क श उ, तो वाक शुद्धि ही में 3 शर्तें मिल गई हमको। तो श को क्या कर देंगे? छ, तो श का क्या हो जाएगा? वाक शुद्धि ही बन जाएगा। इस प्रकार से सुहित शेते, तो सुहित छेते, मधुलिट शेते, तो मधुलिट छेते बन जाएगा। इस प्रकार से अनुसृप श्येनः, तो अनुसृप छेनः, अग्निचित शेते, अग्निचित छेते बन जाएगा। अर्थात इन सभी प्रसंगों में श को छ हो गया, क्योंकि झय के बाद श और श के बाद अट आ रहा था। अब देखिए च झय में आता है, शेते श और ए, श और ए श में और अट में आता है। मधुलिट शेते, ट झय में आ गया, शेते पुनः शेती में जो श है, श तो है ही, और ए जो आया वो अट में आ गया। अनुसृत शेनः, श और शेनः यहाँ पर भी अट आ गया। अनुचित शेते, तो शेते ए आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी उदाहरणों में छत्व संधि हमको प्राप्त होती है। इसी में अगर हम मेघदूतम का अगर हम उदाहरण देखें तो उष्णोच्छ्वासः, या अपने में भी अगर देखें तो उच्छ्वासः, यह जो प्रयोग है ये उत्श्वासः से बना है, उच्छ्वासम इससे बना है। खैर, तो उष्णोच्छ्वासम, तो उष्णोच्छ्वासम में उच्छ्वासम, यहां पर छत्व संधि का विधान किया गया है। उच्छ्वास, ऐसी कई सारी संस्कृत की रचनाएं हैं जिनमें छत्व संधि का बहुतायत में प्रयोग हुआ है।
जैसे अगर हम बात करें शिवराज विजय की, तो प्रथमोच्छ्वास, तो उच्छ्वास शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उच्छ्वास, उत्श्वास, कुछ उच्च श्वास, उच्छ्वास बन गया। तो यहां पर छत्व संधि का विधान किया गया है। तो इसीलिए छत्व संधि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके द्वारा जो रूप बनते हैं वह अलग प्रकार के रूप बनते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो इसी छत्व संधि का विस्तार वार्तिक के द्वारा किया गया है। अर्थात छत्व संधि में क्या था कि झ के बाद श और श के बाद अठ, साइड में देखिए, झ के बाद श के बाद अठ आएगा तो श को छ आदेश करेंगे। लेकिन छत्वम अमिति वाच्यम, यह वार्तिक क्या करता है, जो अठ था यानी झ श अठ, यहां पर अठ को अम कर देता है, यानी अठ की सीमा का विस्तार कर देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, ये वार्तिक क्या कहता है कि झ के बाद अगर श आ जाए, श के बाद अगर अम आ जाए तो श को छ आदेश कर देंगे। यानी यहां पर क्या था, यहां पर अट था तो अट के साथ साथ वर्ग का पंचम भी ऐड हो गया, तो मिलकर के बन गया अम, सरल शब्दों में। तो यह वार्तिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हो जाता है। खैर, तो अमिति वाच्यम के द्वारा, छत्वम अमिति वाच्यम के द्वारा क्या हो जाता है, इस सूत्र का विस्तार हो जाता है। तो जो खाली अर्थ तक सीमित था वो अब चला जाता है अम तक भी। जैसे उदाहरण के लिए तत्श्लोकेन, तत्श्लोकेन, तो तत्श्लोकेन बन गया। और चूंकि वार्तिक भी विकल्प से है और चूंकि वार्तिक भी विकल्प का साथ देता है तो तत्श्लोकेन बन जाएगा। और चूंकि वार्तिक भी विकल्प का साथ देता है तो तत्श्लोकेन बन जाएगा, अर्थात तत्श्लोकेन और तत्श्लोकेन यह बन जाएगा। तो अट को हमने थोड़ा बढ़ा दिया, हयवरट, तो लण यमगणनम, तो वर्ग पंचम के साथ साथ हमने ल भी जोड़ दिया, तो सीमा का विस्तार कर दिया। और सीमा का विस्तार करने से हमें ल प्राप्त हो गया, यानी वर्ग पंचम के साथ साथ ल भी आ गया। तो तत्श्लोकेन, यहां पर भी 2-3 शर्तें पूरी हो गई, तीनों शर्तें, तत्श्लोकेन, तो तत्श्लोकेन और तत्श्लोकेन इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वार्तिक छत्वम अमिति वाच्यम अट को अम तक ले जाता है, जिसके द्वारा हमें वर्ग पंचम और ल मिल जाता है, तो तत्श्लोकेन की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से और अधिक, जैसे तत्श्लोकेन तो इतश्लोकेन, इस प्रकार से, या तत्श्लोक तो तत्श्लोक, इस प्रकार से अलग अलग उदाहरण में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से छत्व संधि भी पूर्ण होती है। और छत्व संधि के पूर्ण होने के बाद तो जो अंतिम आज के व्याख्यान का जो सूत्र संधि के रूप में हमें देखना है वो है मोनुस्वारः। यद्यपि मोनुस्वारः यह सूत्र ऐसा है कि इसको अगर आज नहीं बताते तब भी चलता, क्योंकि आप पूर्व स्वर्ण और छत्व दो अलग अलग संधियां पढ़ चुके हैं। तो उसमें तीसरी संधि भारी लग सकती है, और भारी ना लगे इसीलिए मोनुस्वारः को रखा गया है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मोनुस्वारः बाद में आ सकता था, परंतु मोनुस्वारः इतना सरल सूत्र है, इतना सरल अनुस्वार संधि का विधान करता है कि इसको समझने में आपको ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि पदांत म आ जाए, उसका हल आ जाए, सरल शब्द एकदम, पदांत म। अब देखिए अनुवर्तन के साथ अर्थ, पदांत म के बाद अगर संहिता में यानी अव्यवहित पर में हल आ गया तो क्या करेंगे, इस म का कर देंगे अनुस्वार, म का कर देंगे अनुस्वार, सरल। जैसे हरिम वंदे, तो हरिम वंदे बन जाएगा। इस प्रकार से रामम पश्यामि, तो रामम पश्यामि बन जाएगा। सह ग्रंथम पठति, तो ग्रंथम पठति बन जाएगा। तो ग्रंथम पठति बन जाएगा। यानी ये एक ऐसा सूत्र है, तो अगर आप देखेंगे अभी, आप संस्कृत का कोई भी वाक्य उठाइए, कोई भी श्लोक उठाइए, बहुत ही कम ऐसे वाक्य या श्लोक आपको मिलेंगे जिसमें मोनुस्वारः का या अनुस्वार संधि का प्रयोग न किया गया हो। ग्रंथम पठति, ग्रंथम पठसि, ग्रंथम पठामि, कुछ भी करें आप, सब में मोनुस्वारः इन तीनों में प्रवृत्ति में दिख रहा है, एकदम सरल है मोनुस्वारः। पदांत म के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो उस पदांत म को अनुस्वार कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हरिम वंदे, हरिम वंदे बन गया। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण देखिए, सत्यम वद, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, तो सत्यम वद धर्मम चर, इन दोनों में अनुस्वार संधि है मोनुस्वारः के द्वारा। अब कैसे,
सत्यम वद, जैसे हम देख भी सकते हैं, म अनुस्वार हो गया तो क्या बन गया, सत्यम वद। गृहम गच्छति हरिम वंदे त्वम पठसे दुखम प्राप्नोति सुखम प्राप्नोति, ये सभी विषय मूनुस्वार के अंतर्गत अनुस्वार संधि के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर देखिए, कुमार संभव में इति तेभ्य स्तुति श्रुत्वा यथार्था हृदयंगमाः, अभी हृदयंगमाः में जो है देखिए, हृदयम गमाः अनुस्वार संधि हो गई, हृदयंगमाः बन गया। कई जगहों पर ये अनुस्वार ही टाइप होता है, इसलिए हृदयंगमाः बन गया। तो अगर बना तो कैसे बना, तो इस प्रकार से बना है। किंतु वस्तुतः अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनुनासिक संधि होनी चाहिए, हृदयंगमाः, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। तो अनुनासिक संधि का क्या महत्व है इसको हम देखते रहेंगे, परंतु अभी के लिए विषय यह है कि हृदयंगमा जो हम देखते हैं वो वस्तुतः मूनुस्वार के द्वारा प्राप्त है। इस प्रकार से अंकः अंगः, जो एक बार हमने इससे पहले बात की थी, अंक अंग जो हम लिखते हैं इसी मूनुस्वार से प्राप्त हो जाता है। यद्यपि संस्कृत की दृष्टि से अंक और अंग लिखना इस प्रकार से गलत है, ये अंकः और अंगः ऐसे बनना चाहिए, परंतु हिंदी इत्यादि में इतना प्रयोग नहीं होता, इसीलिए अंकः अंगः ऐसे न लिख करके इस प्रकार से लिखा जाता है। किंतु चूंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के अनुसार इसी प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। अस्तु, तो अभी तो बात हो रही थी कि यहाँ पे अभ्यास की, इस अभ्यास को देखिए। तो सत्यम वद धर्मम चर रामम पश्य चित्रम पश्यामि चलचित्रम पश्यामि विद्यालयम गच्छामि नगरम गच्छामि इत्यादि जो भी बनेंगे इन सभी में नगरम वनम गच्छामि, इन सभी में म का अनुस्वार हो जाएगा। तो मूनुस्वार सर्वाधिक सरल सूत्र और संधि में से एक, म के बाद हल आ जाए तो उस म का अनुस्वार कर दीजिए। अब यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, इस प्रकार से इसके अनेक उदाहरण बन सकते हैं। अब इसके बाद एक विषय जो कि थोड़ा प्राउड है, किंतु उतना भी प्राउड नहीं कि इसको एकमात्र जिज्ञासु छात्रों या जिज्ञासु अध्येताओं या शोधित छात्रों के लिए कहा जाए, ये हम सभी समझ सकते हैं। मूनुस्वार के हमें 3 विकल्प वाले सूत्र दिखते हैं, जिसमें से एक नित्य बाध करता है, यानी एक हमेशा रोक देता है, और बाकी 2 विकल्प से, अर्थात वो अपना भी एक रूप लेकर के चले आते हैं। आप चाहे तो उनका रूप रखिए या फिर मूनुस्वार लगाइए। जैसा कि स्लाइड पर अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि मो राजी समह क्वौ, तो ये जो है ये नित्य बाध करता है, यानी यहाँ विकल्प नहीं है, सम्राट ऐसे ही बनेगा। आप इसको सम्राट ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बनेगा, ये इसी प्रकार से बनेगा, अर्थात नित्य बाध करता है। लेकिन हेम परे वा और न परे नह, यह जो सूत्र हैं, यह दोनों सूत्र वा विकल्प दोनों में आ जाता है, तो ये दोनों सूत्र विकल्प से करते हैं, अर्थात किम हनुति या किम हनुते ऐसा भी रख सकते हैं, या इनके द्वारा प्रदत्त जो नियम है किम हनुति और किम हनुते दोनों बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यह दोनों विकल्प से बाध करते हैं और ये नित्य बाध करता है मूनुस्वार का। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वा पदांत से भी एक प्रकार से बाध ही करता है, जैसे त्वम करोषि ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और त्वं करोषि ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ भी अनुनासिक आ गया। तो ये भी इस प्रकार से अगर आप देखें तो 4 सूत्र हो गए। मो राजी समह क्वौ नित्य बाध करता है, हेम परे वा न परे नः और वा पदांतस्य, ये तीनों विकल्प से बाध करते हैं, परंतु उसको बाध नहीं मानते क्योंकि त्वं करोषि यही रूप प्रयोग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए। खैर, सार रूप में अभी यह समझने के लिए हम इन 3 सूत्रों को भी कह सकते हैं कि ये 3 सूत्र जो हैं वो मूनुस्वार के अपवाद के रूप में कार्य करते हैं, परंतु चूंकि विकल्प सूत्र हैं इसीलिए मूनुस्वार के साथ साथ अपना भी रूप लेकर चलते हैं, तो हमको ये स्वतंत्रता मिलती है कि हमको 2 रूप मिल जाते हैं, जैसे त्वं करोषि त्वं करोषि 2 रूप मिल जाते हैं। परंतु मो राजी समह क्वौ के द्वारा प्राप्त जो सम्राट है वह नित्यवाद करेगा, वहां पे मूनुस्वार की प्रवृत्ति होगी ही नहीं। तो इन विषयों को और अधिक स्पष्ट हम समझेंगे जब इन सूत्रों की व्याख्या करेंगे, जैसे मो राजी समह क्वौ, हेम परे वा न परे नः वा पदांतस्य, इनके प्रसंग में भी मूनुस्वार का प्रसंग आएगा। तो उस समय ये जो संस्कार आपके दिमाग में बन गया, ये और अधिक पुष्ट होकर संधि को समझने में और अधिक सहायता प्रदान करेगा। इसी के साथ आज का यह व्याख्यान संपन्न होता है। ये वो आशा है कि आपने आज पूर्व सवर्ण, छत्व एवं अनुस्वार इन तीनों संधियों को देखा होगा। चूंकि आज 3 संधियों का व्याख्यान हो गया, तो इसलिए आपसे यह अनुरोध है
कि इन तीनों संधियों का पृथक पृथक अभ्यास आप करें, क्योंकि सरल विषय भी अगर छोड़ दिया जाए तो कठिन हो जाता है। और चूंकि आज 3 सूत्र या 3 संधियां, अलग अलग संधियां हमने पढ़ी, तो इसलिए इन 3 अलग अलग संधियों को आप अलग अलग करके समय दे करके अभ्यास करके पुष्ट कर लीजिए। इसी के साथ अगली कक्षा में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।